हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। कौन सा? ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। ठीक। कौन सा चैप्टर रहेगा हमारे पास? ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। ठीक। हम इस चैप्टर की अब बात करेंगे। ठीक है कि ग्रेविटेशन और सैटेलाइट्स होता क्या है। इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से, जैसे अगर हम यहाँ से कोई एक स्पेस क्राफ्ट ऊपर भेज रहे हैं तो किस वेलोसिटी से उसे जाना चाहिए। और जैसे अगर मैं ये बोला कि हमारे पास कैसे, जैसे कोई सैटेलाइट है। अब अगर मान के चलो, जैसे ये मेरे पास अर्थ है। अर्थ से किसी एक ऑर्बिट पे, फिक्स्ड ऑफ ऑर्बिट पे मुझे कोई सैटेलाइट को रोटेट करवाना है, तो उसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, उसको अर्थ के सरफेस से क्या हाइट होना चाहिए। ठीक। अब जैसे अगर मान के चलो मुझे स्पेस स्टेशन है, तो अगर उसे उस ऑर्बिट में पहुंचाना हो तो किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे एक पार्टिकल दूर को, मतलब मेरे पास यहाँ से कहाँ के लिए भेजना हो, किसी दूसरे प्लेनेट के लिए भेजना हो, तो उसे इस सरफेस से हम मतलब किस वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे कि वो दूसरे सरफेस पे है या दूसरे प्लेनेट पे जहाँ पे उसे पहुंचना है, वो वहां पर जस्ट लैंड हो रहा हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी, किस हिसाब से हमारे पास वर्क करेगा, अलग अलग कंडीशंस पे किस तरह से ग्रेविटेशन वर्क करता है। जैसे अभी तक हर बार आपसे ये पूछा जाता है ना कि ग्रेविटेशन की वैल्यू, आपको अगर कभी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में पूछ तो आप बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पहली बार पता चलेगा कि एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर जगह पे नहीं होता। अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता। इससे पहले जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम जितना भी पोर्शन पढ़ते हैं, वहां पे हर जगह पे हाइट के साथ अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन पहली बार इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेप्थ के साथ, हाइट के साथ, एटलीस्ट अलग अलग सरफेस में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंजेस होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंजेस होता है, जिसके कारण उसके एक्सेलरेशन में भी चेंजेस होता है। पहली बार अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक पार्टिकल को अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, तो वो जब फ्री फॉल करना स्टार्ट करे, या फिर मतलब जब ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो रिटर्न आना स्टार्ट करे, तो बॉडी पार्टिकल के मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक। तो यहाँ पर हम ये सब चीजें बड़े गौर से देखेंगे। इस सब चीजों को ध्यान रखते हुए, पहले एक बाबा हुए थे, हालांकि ठीक। चलो, तो ये सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम आगे की स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर कई लोग या फिर हम लोगों में से ही कई बार इसे ही जब सिलेबस पे देखते हैं, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में ये जो है तो वो 11th में, कौन से पे है, 11th क्लास में है। लेकिन जब एज ए जेई मेंस और जेई एडवांस हम इसे पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा एक चीज आपको कहता हूँ कि इस चैप्टर को आप हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद पढ़ो, या मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक इंडक्शन के आप बाद ही पढ़ो। ये एमआई के बाद ही सब कंप्लीट करो इसको। रीजन ये है कि जैसे आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर एक चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों देखने को मिलता है, एक मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों देखने को मिलता है, तो वहां एरिया थोड़ी ज्यादा बड़ी कंपेरेटिवली ऑफ इधर। मतलब यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम सिलेबस है या फिर ऐसे ही चैप्टर छोटा सा है। लेकिन एक चीज क्लियर आप कर लो, अपने मन में ये चीज बैठा लो कि इस चैप्टर पे सिर्फ एक चीज आपको देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ रिपल्सन देखने को नहीं मिल पाता है। और वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और जब मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे होते हैं या मैग्नेटिज्म में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे दोनों चीज देखने को मिलता है, अट्रैक्शन भी मिल रहा होता है और रिपल्सन भी मिल रहा होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये चैप्टर मेंस, एडवांस और नीट तीनों के हिसाब से लगभग लगभग सेम वेटेज रखता है। एक क्वेश्चन के अप्रॉक्स इसमें हर एक में आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। हाँ, कभी अगर किस्मत बहुत बेकार है तो जीरो भी हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है और वो इजी कैरी करने के लिए होता है। नीट के अंदर तो इजीली सॉल्व हो जाता है, थोड़ा मेंस में थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और एडवांस में और अच्छा हो जाता है। ठीक। अब यहाँ तक तो हम यहाँ पर ठीक है, ये रहा तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक। अब यहाँ से अब हम लोग चैप्टर के अपनी पिच तैयार करने स्टार्ट करते हैं।
पहले धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि जो हमारे पास क्वेश्चंस का लेवल रहे वो अच्छा खासा रहे, ऐसा ना हो कि बहुत छोटा लेवल हो, है ना, कि मतलब लेवल इन द सेंस मेंस के आसपास रहे ऐसा। ठीक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं ट्राई करूंगा कि लेवल इतना डाउन हो जाए कि हमसे वो क्वेश्चन में दिया और बनना स्टार्ट हो जाए, आप इस पहली बार में सॉल्व करें। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी इधर आ रहे होगे पढ़ने के लिए ऑनलाइन में, वो सब कैसे कर रहे होगे, पहले एक बार क्लास तो अटेंड कर ही चुके होगे, बस यहाँ पे रिवाइज करने या फिर रिकॉल करने के हिसाब से आ रहे हो, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बार जब इस चैप्टर को जब अब मैं स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन को, ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक ग्रेविटेशन और एक ग्रेविटी। दोनों में लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले इंट्रोडक्शन में देते चलता हूँ। होता क्या है कि ग्रेविटेशन मतलब कैसा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक, एक दूसरे पे जो अट्रैक्शन और फोर्स लगा रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, बट मेरे पास ग्रेविटी कैसा है, जब प्लेनेट किसी एक ऑब्जेक्ट को अपने टूवर्ड्स ऑफ सेंटर की डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है तो वो कौन सा है, ग्रेविटी। ठीक, अब वो चीज तो अपने पास अभी सेकेंडरी फॉर्मेट है, अभी उसको बहुत देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी जब हम लोग सबसे फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। इसको स्टार्ट कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, अगर मैं न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ को देखूं, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को देखूं तो ये एकदम ऐसा ही होगा जैसे कूलम्ब्स की लॉ। ठीक, एकदम अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग सेम उसी तरह से दिखेगा, बस वहां पे एक जो मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था 1/4πε। ठीक, वहां पे मेरे पास कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों देखने को मिला, बट यहाँ पे रिपल्सन देखने को नहीं मिले। ठीक, तो न्यूटन वो वही न्यूटन है जिनके सर पे वो सेव गिरा था, उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एप्पल जब गिरा था उनके खोपड़ी पे तो खाने के बदले उन्होंने क्या किया, एक नया चैप्टर डिस्कस कर दिया कि मेरे सर में बस क्यों दर्द रहे, अब से सबके सर में दर्द। ठीक है, कि मतलब मैं अपने सर पे एक दर्द झेल लिया, अब आज के बाद जितने भी आओगे पीछे, मेरे आने वाली पीढ़ी या पीछे में जितने भी है सारी जनरेशन को बराबर उतना ही दर्द, मेरे से बल्कि ज्यादा हो, एकदम इंटरेस्ट के साथ मिले। ठीक, तो बस वही लग रहा है, और ये आने के बाद चैप्टर काफी कुछ इजी हुए। ठीक है, तो देखो न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ है वो क्या कहलाता है कि अगर कोई भी दो मास में, एक मास m1 और एक मास कौन सा हुआ m2, ठीक, इसके बीच में एक डिस्टेंस कौन सा है d, तो किसी भी दो मासेस पे, एक m1 है और एक कौन सा है m2 है, ये दोनों मासेस पे लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन ने ये कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है एक सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिससे वो दोनों ऑब्जेक्ट या फिर वो सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, मतलब जैसे अगर मैं मान के चलो यहाँ पे हूँ तो मैं बोर्ड को खींच रहा हूँ, बोर्ड मुझे खींच रहा है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगाते हैं जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, अच्छा ये चीज के बाद एक लोगों के मन में ये डाउट आता है कि अगर सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं तो सर सारे ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे मिल क्यों नहीं गए। अब एजम्पशंस करो कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं बोर्ड को खींच रहा हूँ, बोर्ड मुझे खींच रहा है, ठीक, ये तो हम दोनों बस हुए, लेकिन बोर्ड को भी तो कोई खींच रहा होगा, तो ये सारे कंडीशंस में सारी कंडीशन पे अप्लाइड ऑफ समेशन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू है वो जीरो है एक्चुअल में, सारे बॉडी एक दूसरे में बैलेंस। अब जैसे उसमें से कोई दूसरा गया और उसको फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो मूव कर जाए। अब एक्चुअल में हो सकता है कि मैं अगर आपको खींच रहा हूं या मैं इस बोर्ड को खींच रहा हूं तो एक फोर्स और तो होता है जो हिडन फॉर्मेट में होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक, तो अभी इसको मैं थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा कि क्यों मेरे पास ऐसा नहीं होता कि बॉडी अपने आप अट्रैक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चली जाती। हम ये तो कह दिए न्यूटन्स के अकॉर्डिंग कि सारी बॉडी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो उस हिसाब से सारी बॉडी एक दूसरे में चिपक जानी चाहिए, अट्रैक्शन के कारण एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ, ऑटोमेटिक क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, तो देखेंगे थोड़ा देर से, बस रुकना। ठीक, तो पहले एक m1 हुआ और एक कौन सा हुआ, m2। ठीक,
एक फोर्स m1 हुआ और सॉरी एक मास m1 है और एक मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो न्यूटन्स ने जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें पहली बार उसने जब कहा कि मतलब क्या बोले कि जो फोर्स है ये दोनों के बीच में जो अप्लाइड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब m1 इंटू m2 के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कई बार इसे लोग आर से लिखते हैं तो मैं भी आर से ही लिखते चलता हूं। ठीक, अब जब ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दोनों को अगर मैं कंबाइन किया तो मुझे ये दिखा कि जो फोर्स है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कौन सा है m1 इंटू m2 बाय ऑफ कौन सा है r का स्क्वायर। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव किया तो एक कांस्टेंट आया जिसे मैं g बोल रहा हूं। ठीक, इससे m1 इंटू m2 अपॉन कौन सा हुआ r स्क्वायर, जहां पे g मेरे पास कौन सा कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जी की वैल्यू मेरे पास फिक्स है, थोड़ा देर बाद अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, हाँ वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आगे कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ से जी मेरे पास ऐसा है, अब ये फोर्स है, ये मास है और ये आर का स्क्वायर है। अगर देखो तो ये फोर्स का जो डायमेंशन है ये सारे के डायमेंशंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं। तो जी मेरे पास कैसे क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है या फिर है इसमें डायमेंशन। जी में एक डायमेंशनल क्वांटिटी है तो जी का एक डायमेंशन आएगा। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो आप देख सकते हो तो जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास, यहां पर से बोलो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 लिखोगे तो फोर्स की एसआई यूनिट जो आप कहते हो वो क्या कहते हो, न्यूटन। डिस्टेंस के लिए मीटर का स्क्वायर और मास के लिए केजी इंटू केजी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमारे पास जी का कौन सा फॉर्मूला होता है, सॉरी एसआई यूनिट। ठीक, अब अगर इसके बाद इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, देखो न्यूटन के लिए आप लिखते हो mL⁻⁻², ये लिखते हो। ठीक, मास के लिए क्या लिखते हो, ये सॉरी एम एम लिख दिया, ये कितना है, ये तो मीटर है ना। आर के स्क्वायर डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हो, एल का स्क्वायर। ठीक, और मास के लिए कितना, m का स्क्वायर। सॉल्व करो तो आपको दिखेगा m की पावर में -1, l की पावर में कितना हो जाएगा मेरे पास 3 और t दी पावर ऑफ -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका हो गया, g का हो गया। एक बार आप यहाँ पर देख लो। अच्छा, यहाँ पे g की वैल्यू मैं लिखना भूल गया, तो जहां पे g की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये इसका कौन सा है मेरे पास g की वैल्यू। g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये तो हुआ नॉर्मल फॉर्मेट। अब इसी के फॉर्मेट को मैं किसके फॉर्मेट में देखूंगा, वेक्टर के फॉर्म में देखूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि देखो यहीं से अब इसके बाद समझने की कोशिश करो। मैं ये कहता हूं कि न्यूटन के मतलब सॉरी न्यूटन ये कहते थे कि दो बॉडी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अभी हम ये मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों का जो अप्लाइड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस होगा वो कितना होगा मेरे पास
इक्वल होगा, बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। इसको थोड़ी देर से ही मैं देख लेता हूँ, लेकिन चलो मेरे मन में एक और बात आ रही है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बताया, मेरे मन में अभी आ गया था, याद आ गया मुझे कम से कम। देखो, मैं अभी ये बोल रहा था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्यों जाके यहाँ नहीं चिपक जाते। जैसे अगर मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बोर्ड मुझे खींच रहा है, मैं इसको खींच रहा हूँ, तो एक्चुअल में हम दोनों को चले जाना चाहिए। फिर कई लोग बोलते हैं अच्छा सर फ्रिक्शन फोर्स भी तो है, एकदम फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन तुम देखो जैसे मैं इस सरफेस में हूँ, अब मुझे ये इस साइड पकड़ खींच रहा, तो हो सकता है इसका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के कैसा हो, इक्वल हो। तो अब देखते हैं, तो हो सकता है किसी बॉडी के लिए वही अमाउंट कैसा हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो देखो, अब अगर मैं ये कंसीडर कर लिया कि मेरे पास, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में देख रहा हूं कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, दोनों का मास कैसा है, सेम है, 1 kg है, ठीक। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कौन सा है, 1 मीटर है। तो वो दोनों पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन ऑफ कितना होता है, R का स्क्वायर। जहां पर से F की जो वैल्यू आएगी, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास की वैल्यू कितनी है, 1, और मेरे पास ये भी मास 1 kg है, और ये 1 का स्क्वायर मतलब जो फोर्स की वैल्यू वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो आप ये देखो कि मेरे पास दो सेम मास पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे लगने वाला जो फोर्स है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, कितना कम अमाउंट है। जब इतने कम अमाउंट का फोर्सेस है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी इसी के इक्वल होगा, और कैसा, अपोजिट होगा। फ्रिक्शन फोर्स की तो रेंज इससे जाओ बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए हमारे पास जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट खींचा जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसे वहां पर तक पहुंचने ही नहीं देता। ये जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा हो सकता है कि बॉडी इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी जैसे अर्थ है, ठीक। अब अर्थ जैसे है तो इसका मेरे पास मास ज्यादा है, तो हो सकता है इसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए कि वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर जाए मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तब मैं मूव कर जाऊं। लेकिन उससे पहले तो मैं नहीं मूव कर सकता ना। तो वो इसलिए मैं कभी भी, अगर मान के चलो मैं बोर्ड को खींचाऊं, बोर्ड मुझे खींच रहा है, तो बोर्ड के थ्रू जो अप्लाइड फोर्स होगा वो इतना कम होगा कि उसको तो फ्रिक्शन फोर्स से निगलेक्ट कर दिया होगा। या बोर्ड जितना मुझे खींच रहा होगा वैसे इधर एक चेयर रखी है वो खींच रही होगी, या कैमरे का स्टैंड खींच रहा होगा। तो इस तरह से ये मेरे पास बैलेंस हो जाता है। और जबकि आपको यही चीज दो चार्जेस पे लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू, 1 कूलाम का चार्ज जब वन ड्रॉप मेरे पास कितना था, 1 मीटर की डिस्टेंस पे था, 1 कूलाम का चार्ज जब 1 मीटर की डिस्टेंस पे था, तो उस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो कितना था, 1/4 पाई इंटू एफ साइन नॉट, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा था। वहां पे 1 कूलाम का चार्जेस, दो 1 कूलाम के चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखने पे जो फोर्सेस था वो इससे कई गुना ज्यादा। तो जो सबसे वीक फोर्स आपको देखने को मिलता है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम ये लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर वीक फोर्स, ठीक। तो इस तरह से हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक। आप यहां तक देखो, अब इसके बाद इसके वेक्टर फॉर्मेट में हम लेके चलते हैं। देखो एक बार, चलो इसके बाद इसी का मैं वेक्टर फॉर्मेट देखता हूं, ठीक है।
अब अगर इसी को वेक्टर के फॉर्मेट में देखेंगे तो किस तरह से इसका बिहेवियर चेंजेस होगा ये देखते चलते। ठीक, तो वेक्टर के फॉर्मेट में हम सेम चीज को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, हेडिंग वेक्टर डाल दिया। सॉरी, देखो मैं ये कंसिडर किया कि जैसे मेरे पास ये कोई एक्सिस y है और ये कोई एक्सिस कौन सा है x। ठीक, इस तरह से मैं कंसिडर, मेरे पास दो मास है, एक मास ये है, एक मास ये है। अभी पार्टिकल कैसा है, छोटा छोटा काउंट कर, बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, ये पॉइंट m1 है, ये मास m1 है और ये मास कौन सा है, m2 है। ठीक, ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, अभी मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, लेकिन ओरिजिन पॉइंट से ये पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये m1 की जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, r1 वेक्टर। x एक्सिस में कोई पोजीशन होगा, y एक्सिस में कोई होगा, तो मैं उसको r1 वेक्टर लिख दूं। उसी तरह से m2 की जो वैल्यू, किसकी, m2 की जो पोजीशन है वो मेरे पास ओरिजिन से कौन सा है, r2 वेक्टर। ठीक, अब इसके बाद एक सेकेंड रुकना, अब इसके बाद आप देखो तो ये मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, ये फोर्स, मैं इधर इसको लिख लेता हूं m1 और इसे यहां पर लिख देता हूं m2 ताकि मुझे रिप्रेजेंट करने में आसान। देखो अब न्यूटन्स का जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब मेरे पास ये पार्टिकल जो है या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, सिमिलर ये भी इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। तो जब ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स ऑन किस पे है मेरे पास, फोर्स ऑन सेकेंड पे है, ड्यू टू ऑफ किसके कारण, फर्स्ट के कारण। और उसी तरह से फोर्स ऑन फर्स्ट है ड्यू टू ऑफ सेकेंड के कारण। देखो तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसी है, अपोजिट। ठीक, तो मैं इसे लिख देता हूं, यहां पर से मैं लिखते चलता हूं कि F12 वेक्टर जो है वो क्या है मेरे पास, फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। सिमिलर F21 वेक्टर जो है इसे मैं क्या लिख रहा हूं, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, यही होगा। अब ये चीज तो हो गया। देखो अब अगर मैं ये लिखा कि F12 वेक्टर है, कौन सा है, F12 वेक्टर है, तो फोर्स ऑन ड्यू टू ऑफ सेकेंड, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं कितना लिख सकता हूं, g लिख सकता हूं। ठीक, इसको कितना लिख सकता हूं, दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन, और डिस्टेंस किस पे देखना है मुझे, r12 पे देखना है या r21 पे, जो भी हो, लेकिन डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर, तो फोर्स तो स्केलर क्वांटिटी नहीं, जी तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर मैं देखूं तो इतनी क्वांटिटी देख के तो मुझे कोई भी क्वांटिटी मेरे पास वेक्टर नहीं आया, और मुझे इधर रिजल्टेंट वेक्टर से कंपेयर कर रहा हूं, तो मतलब यहां कोई ना कोई तो वेक्टर चाहिए ना। तो पहले ये देखने की कोशिश करो कि अब यहां से समझना कि मैं एक स्ट्रेट ऑफ लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर से F12 की डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं एक डायरेक्शन इधर जा रहा हूं। ठीक, तो मैं अगर ये बोल रहा हूं कि ये मेरे पास R12 वेक्टर है, तो इसका मतलब कौन सा है, R1 वेक्टर माइनस ऑफ कौन सा, R2 वेक्टर। आप यही समझते हो। अगर ये मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब तो ये नहीं दिख रहा है, देखो R1 वेक्टर इधर है, तो मेरे पास, अब रुकना एक सेकेंड, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस डिस्टेंस, तो मेरे पास एक क्लोज लूप में वेक्टर का, अगर मैं इसको एक ट्रायंगल एडिशन लॉ से देखूं, इसकी टोटल ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो मैं इसे कितना कह रहा हूं, अभी ये डिस्टेंस को r एजम्पशन कह रहा हूं, r एजम्पशन कर रहा हूं, तो मैं o पॉइंट से चला फर्स्ट के लिए, मैं इसे कितना कह रहा हूं, r1 वेक्टर, फिर अगले को मैं कितना बोल रहा हूं, r वेक्टर, अभी इस डायरेक्शन पे मैं जा रहा हूं, F12 की डायरेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ मेरे पास, माइनस का R2 वेक्टर,
तो इज इक्वल टू 0, तो जो r की वैल्यू है वो r2 वेक्टर माइनस ऑफ कौन सा r1 वेक्टर। तो एक्चुअल में जब आप इधर जा रहे हो तो कई लोग इसे काउंटिंग करने के लिए f12 वेक्टर इधर लिखते हैं, तो चुपचाप इधर r12 वेक्टर भी लिख देते हैं, और यही आपका आंसर क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। आप देखो मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे पास कितना रहा, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1, मतलब इसका ये है कि r2 वेक्टर माइनस r1 आप किसको लिखते हो, r21 को लिखते हो, ठीक। तो इधर की डायरेक्शन में कौन सा r21 है, तो ये मेरे पास कौन सा है, r21 वेक्टर, जिसको मैं एक क्लोज लूप में कैसा लिखूंगा, देखो तो r21 वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, r2 वेक्टर माइनस हो r1 वेक्टर। बट सिमिलर अगर आप इधर से देखो तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, r12 हो जाएगा। तो ये r12 वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, r1 वेक्टर माइनस हो r2 वेक्टर। इधर की डायरेक्शन पे जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, बोलो, r12 वेक्टर, ठीक। अब देखना मेरे पास, अब मैं ये काउंटिंग करना चाहता हूं कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू किसके कारण, सेकेंड के कारण। तो मतलब किस पे, फर्स्ट पे सेकेंड के कारण जो फोर्सेस लग रहा है वो फोर्स कितना है। तो मेरे पास फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू ऑफ सेकेंड के लिए जो लग रहा है वो F12 है, और इस डायरेक्शन पे जो मेरे पास डिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है वो कौन सा है मेरे पास, ये r21 वेक्टर है, ठीक। और इसका स्क्वायर हो गया तो ये तो फिर से स्केलर क्वांटिटी बन गया, और अगर ये फिर से स्केलर क्वांटिटी बन गया तो मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, ना कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आता है, ना कि मैग्नीट्यूड चेंजेस होता है। और आपको ये मालूम है यहां पर से कि r21 वेक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ r12 वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक। तो यहां पर से मैं ये कह सकता हूं कि मैं जैसे इसको चेंज करूंगा कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू gm1 इंटू m2 अपॉन r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो चाहे r21 वेक्टर की बात करो या r12, इनके दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऑलवेज भी कैसी होगी, सेम होगी, बट डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे से कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो मैं जैसे ही ये वैल्यू पुट किया तो ये मेरे पास r का स्क्वायर, बट ये माइनस का कौन सा हो जाएगा, r12 कैफ हो जाएगा, ये चीज होती है। अब समझा। तो एक्चुअल में आप जब भी इस पे देखोगे तो आपके पास जब वेक्टर देख रहे होगे तो एक डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा, अगर ये F12 वेक्टर लिख रहे हो और ये r12 वेक्टर कह रहे हो तो बीच में कौन सा सिंबल आएगा, माइनस सिंबल आएगा। अब लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन भरा होता है। अब ये कंफ्यूजन इसलिए है कि जब आप क्या देख रहे हो, कूलाम्स लो, तो उस पे दोनों क्या कर रहा था, एक दूसरे को रिपल कर रहा था, क्या कर रहा था, रिपल कर रहा था, ठीक। और जब ये हो गया तो इसी तरह से जब F21 वेक्टर आप लिखोगे तो F12 वेक्टर कितना होगा, g m1 इंटू m2 अपॉन कौन सा हो जाएगा आपके पास, r21 वेक्टर का स्क्वायर, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, r21 कैप। और आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट हुआ, मतलब सिंपल उसका नॉर्मल स्क्वायर कर दोगे। तो F21 वेक्टर की जो वैल्यू होगी, मैं यहाँ पर जैसे ही चेंज करूंगा, सॉरी ये F1 R12 होगा शुरू में, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था, F21 R12, ठीक। ये कितना हो गया मेरे पास, जैसे इसको मैं चेंज करूंगा g माइनस g m1 इंटू m2 अपॉन कौन सा हो जाएगा, r का स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ, r21 का कैप हो गया, ये चीज, ठीक। अब इसके बाद अगले स्टेप पे देखो, ये तो यूनिट वेक्टर के टाइप में, अगर मुझे मन किया कि वेक्टर के फॉर्म में तो आपको मालूम है कि r21 जो कैफ होगा वो कितना होगा, r21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r21 वेक्टर। तो यहां पर से आप क्या लिख सकते हो कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी m1 इंटू m2 और डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर
और इधर कितना हो जाएगा मेरे पास R21 कैरी। और मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर अगर सेम है तो R हो जाएगा, और मैं इसे कितना लिखूंगा, क्यूब लिखूंगा। सॉरी, ये यूनिट वेक्टर लिख दिया, ये होना, उल्टा कर दिया क्या यार, अरे हाँ ठीक, ये इतना हो जाएगा। सिमिलर ये कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी M1 इंटू M2 अपॉन R क्यूब, और ये कौन सा हो जाएगा, R21 वेक्टर। ठीक, कई लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ये लिख के हमें दूसरा दिखा दिया, तो ले भाई ये भी लिखते रहे। ठीक, ये लिख दिया, अब ठीक है, खुश खुश। अब देखो एक बार, देखो अब जैसे इसके थोड़ा सा और आगे मैं चलता हूं, तो यहां से कुछ पॉइंट नोट करके लिखना स्टार्ट कर सकते हो आप, कि मेरे पास कौन सा, जो ये है, कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास कैसा है, कंजर्वेटिव है। कैसा है मेरे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब आप ये जानते हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कैसा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू पाथ, या लिख सकते हो इसी को, नॉट डिपेंड्स ऑन नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मेरे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब यहां से यहां तक लेके जाने के लिए, चाहे मैं ऐसे लेके जाऊं चाहे ऐसा लेके जाऊं, फोर्स की वैल्यू उतनी ही दिखेगी। मतलब ये फोर्स मेरे पास किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर यहाँ से दोनों को कंपेयर करो, या फिर यहाँ से आप दोनों को कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि F12 वेक्टर की वैल्यू माइनस ऑफ F21 वेक्टर के इक्वल है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट डायरेक्शन दोनों की कैसी होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक, यहां तक देख लो अच्छे से। अब इसके बाद यहां से, अब मेरे पास जी की वैल्यू भी मैंने लिखी दी, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना लिख लो, मैं रफ करूं, रफ करता हूं, है ना। अभी टाइम तो दिया था, अभी तो ये लिखो, उससे पहले टाइम ही तो दिया था। चलो चलो, उसके बाद उसके बाद अच्छा एक सेकंड मैं वो बताना भूल गया था। यहाँ जो जी सिंबल होता है ना, सॉरी जी बोल रहा हूँ, वो जो फोर्स है वो निगेटिव सिंबल इसलिए आया था कि वो अट्रैक्टिव के लिए रिप्रेजेंट कर, ठीक है, वो आगे मेरे पास अभी बहुत ऑप्शन है, वहां पे फिर से देख लेंगे। ठीक है, हम्म, चलो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है, स्पेयर ऑफ दिस सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस, ठीक, आर टचिंग ईच अदर so that gravitational force between them is directly proportional of r की पावर में 4। ठीक,
मतलब वो ये बोल रहा है कि दो सेम ऑफ रेडियस के, सेम डेंसिटी के, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पेयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस के एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा होगा मेरे पास, आर के पावर में 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखाना स्टार्ट करता हूं, तो देख लो। जैसे मेरे पास क्या बोल रहा है कि एक स्पेयर ये हुआ, ठीक, इसकी रेडियस कौन सी है, स्मॉल आर। एक दूसरा स्पेयर ये हुआ, इसकी भी रेडियस कितनी है मेरे पास, स्मॉल आर। और ये बताना है कि मेरे पास, अब देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कहना स्टार्ट करोगे कि F जो होगा वो G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर हुआ। आइडेंटिकल है, मतलब मेरे पास मास भी कैसा होगा, सेम होगा। तो एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिखाओगे। अब कई लोग यहीं पर एक बात कहना स्टार्ट, सॉल्व कैसे बात की, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर है। गलत हो गया ना मेरा, अरे भाई गलती हो गई, क्षमा। लेकिन नहीं भाई मेरे, यहाँ पे मास भी है, और आपको मालूम है कि जो मास डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम कहलाता है, वॉल्यूम डेंसिटी के लिए, जहां पे मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू क्या कहला जाता है, वॉल्यूम कहलाता है। अगर ये स्पेरिकल है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहली बात इसके बीच का डिस्टेंस मेरे पास यहां से यहां तक कितना है, दोनों के सेंटर से हम डिस्टेंस काउंटिंग करते हैं, ना कि उसके सरफेस के बीच में। तो दोनों के सेंटर से मेरे पास डिस्टेंस कितना है, 2r। तो ये मैं 2r का स्क्वायर लिखूंगा, जो कि मेरे पास 4r स्क्वायर होगा। पहली गलती, हमेशा आप सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस को मेजरमेंट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। पहले पार्टिकल के लिए अब देखो, मास की जो वैल्यू है, डेंसिटी, स्पेरिक डेंसिटी मुझे दोनों के लिए सेम है, बट वॉल्यूम कितना है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, एक स्पेरिकल पार्ट के। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम है, तो अब देखो F इज इक्वल टू जी, एम की वैल्यू रो, ठीक, और वो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई, 4/3 इंटू पाई इंटू आर की पावर में 3, और ये कौन सा हुआ, 4r का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर। तो आप देखो F, अब डेंसिटी तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, 4/3 मतलब कितना हो गया, 16/9 पाई स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। R की पावर में कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 6, और ये मेरे पास 4, R की पावर में 2, जहां पे आप देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 हो गया, तो ये 4 रो G, और उसके बाद कौन सा हुआ मेरे पास, अपॉन में 9, और ये कौन सा हुआ, पाई का स्क्वायर, और देखो r की पावर में 4। और ये पूरी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, तो जो फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर में 4 है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तो जान लो गलत कहाँ पे हो रहा होगा। तो पहले ही मैं बता दिया कि गलत कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और जैसे ही मॉडिफाइड किया तो मेरे पास डायरेक्टली प्रूफ हो गया। ठीक, चलो देख लो एक बार पूरा। चलो इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। देखो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शो ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कितना है, एल है। यूनिफॉर्म इस क्वेश्चन पे मेंशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी कई बार मेंशन रहता है, ठीक, एल। हुज मास पर यूनिट लेंथ कितना है मेरे पास, लेमडा है, लीनियर डेंसिटी गिवन है, लेमडा है, ठीक, एंड द टोटल मास इज कैपिटल। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द रॉड on a particle of mass m naught located at a distance d from one end of the rod as shown in figure। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है, जो डायग्राम बना हुआ है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं।
मेरे पास एक रॉड इस तरह से, ठीक, इस रॉड की लेंथ कितना मेंशन है क्वेश्चन पे, एल मेंशन है। इससे डी डिस्टेंस पे, यहां से इसके कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्टिकल मेरे पास प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यूएशन कितना है मेरे पास, इस पार्टिकल की मास एम नॉट है, और इसका जो मास है वो कितना है मेरे पास, एम है, ऐसा, सॉरी कैपिटल एम है। इसकी लीनियर डेंसिटी कितना है मेरे पास, लेमडा है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन मेरे पास मिल, ठीक। अब क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ, द फिगर शो ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल हुज मास पर यूनिट लेंथ लेमडा है, बहुत बढ़िया, लेमडा लिख दिए, एंड द टोटल मास कितना है मेरे पास, कैपिटल एम है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द रॉड ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास कितना है, एम नॉट, लोकेटेड, मेरे पास कहां पे पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द रॉड ऑन द पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m नॉट है, लोकेटेड ए डिस्टेंस d फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मजा आएगा। देखो अब अगर मैं यहां से देखूं तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस रॉड के हर कॉर्नर पे सेम या डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा, टोटल फोर्स ये भी इतना ही लगा रहा होगा। तो चाहे मैं इससे इसको कैलकुलेट करूं या इससे इसको कैलकुलेट करूं, बात एक ही है। स्मॉल पार्टिकल ये है तो मैं इसको रेफरेंस लेके इस पे कैलकुलेट कर लेता हूं, वही आंसर इसके लेके आए, ठीक। अब बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है, बात इसके बाद और मजेदार कैसे हो रही है कि अगर मेरे पास ये एम नॉट है, तो ये देखो कि ये यहाँ पे कुछ और लगाएगा, यहाँ पे कुछ और लगाएगा, यहाँ पे कुछ और लगाएगा, और हर एंड पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट। देखो ये पास है तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, बट धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो मेरे पास डिस्टेंस के स्क्वायर का कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर के लिए क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब जैसे जैसे कम होते जाएगा तो मेरे पास हर टाइम पे तो सेम नहीं रहेगा, तो मैं लेंथ के साथ वेरी कर लेता हूँ। मैं ये कंसीडर किया कि एक स्मॉल पार्टिकल इस रॉड से भी देख लिया, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है मेरे पास, एम नॉट से एक्स डिस्टेंस है। इसके स्मॉल पोर्शन की जो थिकनेस है, जो कट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, dx। इसके थ्रू इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो टोटल फोर्स का एक स्मॉल पोर्शन होगा, तो मैं उसे कितना लिख लिया, df इज इक्वल टू g। इसका मास कितना है, m नॉट, बट इसका मास मैं कितना कंसीडर कर लिया हूं कि इसका मास कौन सा है, dm है। कितना है मेरे पास, dm, ये m नॉट इंटू dm, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो x का क्या है, यही है। अब एक इक्वेशन दो वेरिएबल, देखो x भी धीरे धीरे वेरी कर रहा है, और मेरे पास dm भी हर लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। एक इक्वेशन दो अननोन कब सॉल्व की हो, कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसा मैं मान लूं कि इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, रुको, पॉसिबल है। अभी मुझे डीएम का रिलेशन विथ लेंथ निकाल सकता हूं, अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े होगे तो लीनियर डेंसिटी की, लीनियर डेंसिटी क्या है मेरे पास, डीएम बाय ऑफ कितना होगा, इसके स्मॉल पोर्शन की थिकनेस कितनी हो गई, dx, ठीक। एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ रॉड की एच, यही है। तो जहां से डीएम की जो वैल्यू आएगी वो लेमडा इंटू dx कह सकते हो, या m बाय ऑफ l इंटू कितना हो गया, dx, क्योंकि लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट, तो dm बाय dx का रेशियो भी सेम होगा और m बाय l का भी रेशियो सेम, और अगर होगा तो जो मर्जी वो आप लिख लो दोनों में से। तो df की जो वैल्यू होगी g m नॉट, और dm की जो वैल्यू हो गई वो m बाय ऑफ l इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। अब देखो एक इक्वेशन और एक अननोन, तो जहां से ये वैल्यू कितनी हुई, g कांस्टेंट, m नॉट भी कैसा है, कांस्टेंट, कैपिटल M अपॉन l, और ये कितना हुआ, dx बाय ऑफ x का स्क्वायर, और मैं इसे इंटीग्रेट कर, ठीक। अब मेरे पास एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो इधर f ही हो जाएगा, f हो जाएगा, बट यहाँ पे x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, इधर कोई भी मास पार्टिकल नहीं है, तो इधर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं अप्लाई हो रहा, पहला पार्टिकल मिला ही इसको यहाँ पे, तो यहीं से स्टार्ट होगा,
जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है d, और इस पॉइंट से इस एंड की जो डिस्टेंस है वो ये d है, और ये d प्लस कितनी हो गई है मेरे पास l हो गई। ठीक, और जैसे ही हो गया तो अगले स्टेप में बताओ f इज इक्वल टू g भी कांस्टेंट है, m नॉट भी कांस्टेंट है, कैपिटल M है अपॉन L है, और 1/x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की पावर में -3 हो, देखो ये -2 होगा, और -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, और डिनोमिनेटर में -1, यही हुआ। देख लो एक बार, और लिमिट कहां से कहां तक है, d, और d से d प्लस l तक, तो बोलो f इज इक्वल टू -g कैपिटल M इंटू m नॉट अपॉन l, और ये कितना हुआ 1/x, और ये d, और ये d प्लस ऑफ कौन सा हुआ, अपर लिमिट माइनस ऑफ क्या लिखोगे, लोअर लिमिट लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो d प्लस l माइनस ऑफ कौन सा हुआ 1/d, तो जहां से आपके पास ये लिख सकते हो कि f इज इक्वल टू -g कैपिटल M इंटू एम नॉट अपॉन ऑफ l, और ये कितना हुआ d माइनस d, अगले स्टेप पे कितना हो जाएगा माइनस का l, और d इंटू डी प्लस ऑफ कितना हो गया l, और जहां से आपको ये दिखेगा कि ये d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m नॉट अपॉन ऑफ l, और ये कितना हुआ मेरे पास बोलो l इंटू d, और ये कितना हुआ d प्लस ऑफ कौन सा हो गया l। देख लो, देख लो एक बार प्रॉपर ऑफ ढंग से देख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या कि नहीं मैच कर रहा है, कुछ एक तो नहीं मैच कर रहा है, देखो अच्छे से, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा होगा भाई मेरे, ये L से L भी कैंसिल आउट होगा, अब मैच कर गए, देख लो ठीक, समझा, एक बार प्रॉपर देख लो। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे, सुपर पोजिशन देखना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है।